हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हरियाणा जीके के वन विभाग में। छोटा सा प्रमुख टॉपिक वन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले वन विभाग की स्थापना की बात करते हैं 1989 को। 10 दिसंबर 1989 को मुख्यालय पंचकुला में। अब देखते हैं, देखिए यहां पर हरियाणा में वन, देखिए वन अधीन बाग, वन अधीन भाग, जो हरियाणा में वन अधीन भाग है ना, वो 3.64% है। और वृक्ष अधीन भाग इस वृक्ष अधीन भाग को है ना, हम एक नाम और लिखते हैं, संरक्षित वन। तो ये हरियाणा का हुआ 3.19%। ये तो वन हो गए, वन जंगल। और ये वृक्ष अधीन वो होते हैं जो सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, रेलवे स्टेशनों के किनारे होते हैं, उसको हम वृक्ष अधीन भाग बोलते हैं। तो ये कितने हुए हमारे? 6.83%। अब है ना, इसको अगर वर्ग किलोमीटर में देखें ना, तो 1608 वर्ग किलोमीटर। और ये भाग वर्ग किलोमीटर में 1409 वर्ग किलोमीटर। अगर टोटल की बात करते हैं ना, 3017 वर्ग किलोमीटर। अब राइट आंकड़ा तो हमारा ये हुआ। अब लगभग में पहुंचाकर के इस आंकड़े को 3000 वर्ग किलोमीटर, 3025 वर्ग किलोमीटर, या 6.80 वर्ग किलोमीटर, या लगभग 7%, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारा अलग विषय रहेगा। राइट आंकड़ा हमारा क्या है? ये। अब एक बात आती है कम वन। कम वन फतेहाबाद में और पानीपत में। जो फतेहाबाद में है ना, 18 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और पानीपत में भी 18 वर्ग किलोमीटर में। फतेहाबाद का एरिया माना जाता है 7.1%, 0.71%, और पानीपत का लगभग 2%। अब कम तो फतेहाबाद में हुए ना प्रतिशत के हिसाब से, फिर भी हमारे पास एक आंकड़ा आया रेवाड़ी का, जिसमें 13 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, परंतु ये हमारा ऑफिशियल आंकड़ा नहीं माना जाता। ऑफिशियल आंकड़ा हमारा राइट एचएसएससी के अनुसार ये रहेगा। राइट, ये कम वन थे, तो अब रहा हमारा अधिक वन का जिक्र। जब अधिक वन की बात आती है ना, तो हमारे पंचकुला में वही, और यमुनानगर में। पंचकुला है ना जो, उसमें 400 वर्ग किलोमीटर में, और यमुनानगर में 229 वर्ग किलोमीटर में। और पंचकुला में यह आंकड़ा हो जाता है 31.55%, और यमुनानगर में 10.92%। कम का और अधिक का भाग हुआ हमारा। अब हरियाणा में है ना, झाड़ियां भी बहुत ज्यादा हैं, लगभग 145 हेक्टेयर में फैली हुई। याद रहे, आंकड़ा लगभग में है। और झाड़ियां अधिक है ना, अधिक है, वो गुरुग्राम में हुई, लगभग 1/3 भाग, इसका लगभग 1/3 भाग। तो गुरुग्राम को क्या कहा गया? झाड़ियों का प्रदेश। झाड़ियों का प्रदेश। 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं हरियाणा में। वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक तो है उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, और एक है उपोष्ण कटिबंध पाइन वन। अब जो ये वन है ना, ये वन कहां पाया जाता है?
कटिबंध पर्णपाती हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में, और ये पूर्व और उत्तर भाग में। अब दोनों वनों के वृक्षों की बात बताते हैं। चलिए, सबसे पहले बात रहेगी पर्णपाती की। पर्णपाती वो होते हैं वृक्ष जो अपने पत्ते गिरा देते हैं वर्षा ऋतु के आगमन में। इन पत्तों की क्या खास बात होती है? एक तो पत्ते छोटे होते हैं, एक ये वृक्ष ज्यादातर कांटेदार वृक्ष होते हैं, और ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। आकार होता ना, जब साइज की बात आती है तो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं। कम यानी कि कह सकते हैं लंबी अवधि के वृक्ष, छायादार वृक्ष, छोटे पत्तों के वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, कम वर्षा वाले वृक्ष, तो कौन से होते हैं? पर्णपाती वन। तो ऐसे कौन से वृक्ष होते हैं? उसमें खेजड़ी, झांडी का नाम खेजड़ी है हमारा, नीम, बबूल, किक्कर कहते हैं ना जो, उसका नाम बबूल है, शीशम, नीम, झाड़ियां, कैर आदि वृक्ष कौन से? हमारे पर्णपाती वन। ये अपने पत्ते भी गिरा देते हैं, और ज्यादातर वृक्ष ये क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं और छायादार होते हैं, आकार में बड़े, और इनकी लाइफ होती है जो आयु वो भी बहुत बड़ी होती है। अब कौन सा है हमारा? कटिबंध पाइन वन। इन पाइन वनों की पता क्या खास बात होती है? एक तो लंबे होंगे, इनकी तरह छायादार नहीं होंगे, कम अवधि के वृक्ष होंगे, अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाएंगे, पत्ते बड़े होंगे, और ये क्या थे? पत्ते छोटे कांटेदार वृक्ष थे, ये कांटेदार वृक्ष नहीं होंगे। तो इनमें कौन सी वृक्ष प्रमुख हुए हमारे पाइन वन में? अशोक, अधिक वर्षा वाले यानी कि अधिक पानी वाले वृक्ष। अशोक के बाद पॉपुलर, सफेदा, सालवन, चीड़, देवसर आदि वृक्ष हमारे कौन से होंगे? पाइन वृक्ष होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हरियाणा में जो ये वन अधीन भाग है ना, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। जो जो प्रयास किए गए हैं ना, हम उन प्रयासों का जिक्र करेंगे। तो देखिए, विषय रहेगा इन वनों को बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए गए। सबसे पहले लिखेंगे हरियाणा वन नीति 2006। देखिए, इसके तहत क्या था? वन अधीन क्षेत्र, हरियाणा में वन अधीन क्षेत्र है ना, कितना है? 3.64। इस 3.64 को, इस वन अधीन क्षेत्र को इस नीति के अनुसार 10% करना था। कितना करना था? 10%। और जो वृक्ष अधीन क्षेत्र है ना, वृक्ष अधीन क्षेत्र 3.19%, इसको इस नीति के अनुसार 20% करना था। और इसके लिए समय कब तक रखा? 2010 तक। परंतु 2010 तक यह आंकड़ा संभव नहीं हुआ। बाद में इस 2010 से बढ़ा करके समय अवधि को 2020 तक कर दिया गया। अब भी यह नीति क्या हुई? असफल विधि मानी गई। हरियाणा वन नीति 2006 के तहत वृक्ष अधीन क्षेत्र को 20% व वन अधीन क्षेत्र को 10% करना लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2010 तक। बाद में बढ़ाकर कब किया गया? 2020 तक। चलिए, अब देखते हैं दूसरी योजना, हरियाणा वानिकी
योजना। कौन सी योजना है? वानिकी। इसको वानिकी भी बोल देते हैं, वानिकी योजना। अब इस योजना पर है ना 1998-99 में तो काम शुरू हुआ, ठीक। इसमें तो ये आरंभ हुई और ये वानिकी योजना 2007-8 में आकर के क्या होगी? बंद हुई। अब इस वानिकी योजना में है ना 13 जिले शामिल किए गए थे। कितने? 13 जिले। और इन 13 जिलों के कितने? 338 गांव शामिल किए गए थे 13 जिलों से। जिन जिलों में वन कम है या जिस गांव में वन कम है 13 जिलों से 338 गांव को निश्चित किया गया था। अब इस पर है ना 126 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। टोटल खर्च कितना हुआ था? 126 करोड़। और ये किसके सहयोग से चलाई गई थी? यूरोपियन संघ के देश सहयोग से। यूरोपियन संघ क्या था? इसका सहयोगी था। और भारत में है ना इसका प्रमुख सहयोग किसने दिया था? प्रमुख सहयोग किसने दिया था? महिलाओं ने, बच्चों ने। प्रत्येक घर में, प्रत्येक खेत में और स्कूलों में पौधे लगाए गए थे इस योजना के तहत। 1998-99 से 2007-8 तक चली। 338 गांव, 11 जिले, 126 करोड़ रुपए खर्च। यूरोपियन संघ के देश से चलाई गई। कौन सी योजना थी? हरियाणा वानिकी योजना। इसके बाद देखेंगे हरियाणा ग्रीनिंग योजना। कौन सी योजना थी? हरियाणा ग्रीनिंग। ग्रीनिंग, ग्रीनिंग, हरा भरा हरियाली वाला। इसके तहत क्या लगा था? जो पेड़ पौधे है ना, वो पेड़ पौधे, इनको लगाने पर जोर दिया गया था। अब ग्रीनिंग में तो पेड़ पौधे लगाने पर ही जोर देंगे। और ये योजना कब? 1989-90 में चलाई गई। इस अवधि के दौरान चलाई गई थी, राइट। अब बात आती है एक और, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण नीति। जो ये नीति है ना राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण नीति, ये 1971-72 में चलाई गई हुई। कब चलाई गई? 71-72 में। कौन सी नीति थी? राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण नीति। वनों से कोई मतलब नहीं, वन्य जीव यानी कि वनों में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए चलाई गई। अब क्या था? आजादी के बाद भारत में वन घटते रहे, तो घटते हुए वनों को कारण क्या असर हुआ कि जो जंगलों में रहने वाले वन्य जीव थे ना, वो गांव में, शहरों में पहुंचने लगे, हाथ से बढ़ने लगे। उसको रोकने के लिए वनों को बढ़ावा दिया गया ताकि वन्य जीवों का संरक्षण मिल सके। इसके तहत एक तो शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, शिकार पर प्रतिबंध। एक लगाया गया पेड़ काटने पर प्रतिबंध, राइट। दोनों पर बढ़ावा दिया गया। और क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर वनों को बढ़ाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में। हमारी बात रही हरियाणा की, तो इसके तहत हरियाणा को क्या लाभ हुआ? हरियाणा को लाभ, इस योजना के अनुसार जब वनों को बढ़ावा दिया गया ना, तो हरियाणा को क्या लाभ हुआ देखते हैं। 2 तो राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के हिस्से में राष्ट्रीय उद्यान कितने आए? 2। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। 8 कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य आए? हरियाणा लेवल के, स्टेट लेवल के। 2
आरक्षित अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दो कौन से आरक्षित अभ्यारण्य मिले। अब इसके बाद देखेंगे ना हम यहां से 3 चिड़ियाघर, 2 हिरण पार्क, 2 पर्यावरण न्यायालय, 1 पर्यावरण कोर्ट। अब पर्यावरण कोर्ट और पर्यावरण न्यायालय दोनों अलग अलग पार्ट हुए हमारे यहां पर, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। और कुछ प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार के केंद्र बनाए गए हरियाणा में। अब हम इन सभी का जो हमें हरियाणा को लाभ हुआ ना, हरियाणा का लाभ ये, इन सभी पार्टों को करना है हमें। इन सभी पार्टों में से सबसे पहले हम 3 चिड़ियाघर देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 चिड़ियाघर, चिड़ियाघर 3 कहां कहां है, पीपली, पीपली कहां है, कुरुक्षेत्र में, भिवानी और रोहतक। 3 यहां पर क्या मिले हमें, चिड़ियाघर। इसके बाद 2 हिरण पार्क देखेंगे, हिरण पार्क, हिरण पार्क एक तो महम, महम रोहतक में, एक धनसू, धानसू हिसार में, वही धानसू कहां है, हिसार में। 2 पर्यावरण न्यायालय, 2 क्या मिले, पर्यावरण न्यायालय। एक तो पर्यावरण न्यायालय हिसार में, कहां, हिसार में, और दूसरा फरीदाबाद में। परंतु यहां एक प्रॉब्लम हुई, वर्तमान में जो हिसार का पर्यावरण न्यायालय है ना, वो है तो हिसार के नाम से ही, परंतु वर्तमान में वो कार्यरत कहां है, वर्तमान में अगर कार्यरत की बात की जाए ना, तो वो कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। भाई कहां कार्यरत है, कुरुक्षेत्र में। चलिए ये तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। चिड़ियाघर पीपली, भिवानी, रोहतक में, हिरण पार्क महम और धानसू में, पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र वाला कहां बनाया गया था, हिसार में। एक ये पर्यावरण कोर्ट की बात आती है ना, तो ये करनाल में हुआ हमारा। अब जब वनों के बारे में बात आती है ना, वनों के कटाव के बारे में, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद न्यायिक क्षेत्र माना जाता है। और जब वन्य जीवों के बारे में आती है ना, तो न्यायिक क्षेत्र माना जाता है करनाल, उसको हम पर्यावरण कोर्ट के नाम से जानते हैं। अब एक बार देखिए आप, यहां हमने इस पार्ट को दोहराया है, तो हमारा विषय क्या, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आरक्षित अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र यहां पर शेष है। तो मैं एक बार यहां लिखता हूं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं सबसे पहले। ये हमारे 2, एक राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा हुआ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां है, फर्रुख नगर में, और फर्रुख नगर कहां है, गुरुग्राम। अब यहां आती है इसका क्षेत्रफल की बात, 142.52 हेक्टेयर। कितना क्षेत्रफल हुआ, 152.42 हेक्टेयर। और प्रजाति भारत में है ना, भारत में इतने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, 1250 प्रकार के पक्षी।
और अगर इनमें से हरियाणा की बात करें ना, इस अभ्यारण्य में 550 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, राइट। और इन पक्षियों में सबसे प्रमुख प्रजाति मानी जाती है साइबेरियन सारस की। क्या मानी जाती है? साइबेरियन सारस की। अब ये तो सैकड़ों पक्षी हुए ना, इसीलिए इसको कहा गया बर्ड लेक सेंचुरी। बर्ड लेक सेंचुरी क्या कहा गया? बर्ड लेक सेंचुरी। और एक नाम दिया गया पक्षियों का स्वर्ग। और ये किसने बनाया था? एक उस बनाने वाले के नाम पर, पक्षी वैज्ञानिक के नाम पर। उसका नाम है सलीम अली पक्षी विहार। एक प्रश्न यहां पर बहुत प्रमुख हुआ हमारा, इसको आखिर बनाया कब गया, यानी कि स्थापना कब हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। 1971 में ये पक्षी अभ्यारण्य बना। क्या बना? पक्षी अभ्यारण्य। 1972 में इसको आरक्षित किया गया। 1989 में इसको राष्ट्रीयता का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला? राष्ट्रीयता का। परंतु इस ऑप्शन में हमें डाउट में रखा गया, क्योंकि एचएसएससी ने तो इसको माना है 1989 को, और एजुकेशन विभाग ने जो पीआरटी एग्जाम हुआ 2020-21 का, उसमें इसकी स्थापना मान ली गई 1991। राइट आंसर ये मान लिया। ये ऑप्शन तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, ये आंसर तो अब इसकी राष्ट्रीयता का दर्जा क्या लिखेंगे हम? 1991, क्योंकि पहले ये माना जाता था, अब लास्ट एग्जाम में ये आंसर राइट माना गया। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कितने हुए हमारे? 2। एक का जिक्र हुआ है तो दूसरे के देखेंगे। एक राष्ट्रीय उद्यान हुआ हमारा, जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो हमारा कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कालेसर है ना, ये यमुना नदी के किनारे दोनों तरफ यमुना नगर में है भाई। और इसका क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर, और इसका क्षेत्रफल 142.52 हेक्टेयर। आवश्यकता ही नहीं है बताने की कि ये छोटा हो रही है बड़ा है, आवश्यकता ही नहीं है। अब बात आती है यहां पर प्रजाति इसकी है ना, प्रजाति पूछे जाते हैं जब, इसकी गरे नेवला, भौंकने वाला हिरन यानी कि सांबर, लाल मुर्गा, चीतल और लोमड़ी और गिद्दड़, इसकी क्या हुई? प्रमुख प्रजाति। ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान कालेसर हुआ, और इस तरफ हमारा राष्ट्रीय उद्यान हुआ सुल्तानपुर। अब हमारा आरक्षित अभ्यारण्य के रूप में हम बात करते हैं भाई, बात रहेगी आरक्षित अभ्यारण्य की। इसको छोड़ देंगे हम, वन्य जीव अभ्यारण्य को सबसे आखिर में करेंगे। आरक्षित अभ्यारण्य की बात रहेगी, तो ये आरक्षित अभ्यारण्य, ये हमारे कितने आरक्षित अभ्यारण्य? 2। जब आरक्षित अभ्यारण्य की बात की जाती है ना, तो एक जींद और एक कैथल या कुरुक्षेत्र दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, परंतु राइट आंसर हमारा कैथल रहेगा। एक तो सरस्वती जो कैथल में है, ठीक, इसको ना हम सोनसार के जंगल भी कह देते हैं, सोनसार के जंगल भी कह देते हैं कभी कभी।
और एक जींद में हमारा बीरबारा। ये क्या हमारे आरक्षित अभ्यारण्य, ये कितने हुए? 2। हमारे 2 विषय शेष रहे यहां पर, एक प्रजनन केंद्र और एक 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रजनन केंद्र और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहले हम करेंगे 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य विषय रहेगा वन्यजीव अभ्यारण्य। कितने हुए? 8। एक हुआ हमारा बिंडावास में, जो कि हरियाणा की झज्जर में है। एक हुआ हमारा खापड़वास में, ये भी हरियाणा के झज्जर में है। एक हुआ खोल ही रहतान, पंचकुला, वही कहां है? पंचकुला। एक हमारा वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ बिल्कुल खोली रहतान से लगता, वो भी पंचकुला में। इसके बाद एक नाहर सिंह, रेवाड़ी में। नाहर सिंह कहां हुआ हमारा? रेवाड़ी में। इसके बाद कालेसर राष्ट्रीय राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य, यमुनानगर में। यहां देखिए एक बार, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह राष्ट्रीय उद्यान भी है जो यमुनानगर में है, और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, यमुनानगर में है। अब एक प्रमुख है हमारा अबूर शहर, जो हरियाणा के सिरसा में है। यह है ना हरियाणा का सबसे बड़ा है। और एक आया हमारा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहां है? कुरुक्षेत्र में है। यह हरियाणा का सबसे छोटा है। अब बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर, और छोटा है तो इसका क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर। ये छोटे और बड़े हमारे, इसलिए हमने इनके क्षेत्रफल भी लिखे। हमारा अंतिम पॉइंट, रुकिए एक बार, जो अबूब शहर है ना, अबूब शहर है, इसको 2018 में सामुदायिक केंद्र का दर्जा दे दिया गया। किस चीज का दर्जा दे दिया गया? सामुदायिक का। तो ये 8 की बजाय कितने हुए हमारे? 7 + 1, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य, तो एक क्या हुआ हमारा? सामुदायिक केंद्र। राइट। तो अब हमारे हुए प्रजनन केंद्र, आखिरी पॉइंट हमारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में। तो एक प्रजनन केंद्र हमारा गुरुग्राम में हुआ, चिड़िया प्रजनन केंद्र। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां? गुरुग्राम में। हाथी प्रजनन केंद्र कहां? बनसंतोर में। ये जो बनसंतोर है ना, ये यमुनानगर में ही है भाई। एक हुआ मगरमच्छ, ये बोरसोंदा में, कुरुक्षेत्र में। एक हुआ ऊंट प्रजनन केंद्र, सिरसा में। अबूब शहर है ना जो, उसके उसमें। एक हुआ सजावटी मछली, ये झज्जर में। इसके बाद मोर व चिंकारा,
ये झाबुआ रेवाड़ी, झाबुआ गांव में, और झाबुआ कहां है? रेवाड़ी में। इसके बाद अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कैरू में, और कैरू कहां है? भिवानी में। कैरू में, कैरू कहां है? भिवानी में। अब बात आती है असौ की, चाहे भैंस की बात हो, चाहे सुअर की बात हो, या फिर भेड़ की बात हो, ये चारों के चार प्रजनन केंद्र हरियाणा के कहां है? हिसार में। हिसार जिले में कौन से? इन चारों के चार प्रजनन केंद्र हमारे हिसार में है। अब गिद्ध प्रजनन केंद्र या फीसेंट प्रजनन केंद्र, या दोनों गिद्ध और फीसेंट प्रजनन केंद्र दोनों पंचकुला में हमारे। अब तीतर प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र पीपली में, कहां है? पीपली में। और रेड ही फाउल, मोरनी पंचकुला में। ये हमारे हरियाणा के प्रजनन केंद्र हुए। आखिरी बात आती है डॉक्टर अमरिंदर कौर। पंजाब कैडर की आईएएस महिला ऑफिसर, जो हरियाणा के वन विभाग की संरक्षक है। पूरे भारत में प्रथम महिला है जो वन विभाग की संरक्षक बनी। कौन? डॉक्टर अमरिंदर कौर। और ये कब से कार्यरत है? हमारे 2015 से। इसी के साथ हमारा विषय वन विभाग समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को अच्छा समझ में आया। धन्यवाद।